नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए हमारी एक सीरीज चल रही थी, एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज के डिस्कशन का टॉपिक है शेल, जिसे चट्टान या रॉक कहते हैं। डिस्कशन को शुरू करने से पहले हम चलते हैं आज के कोट के बारे में। और आज का जो हमारा कोट है वो ये कहता है कि महान लक्ष्य, ज्ञान, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये जो कोट है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है, और कलाम साहब ये कहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो महान होना चाहिए। उसी लक्ष्य के अनुसार हमारे पास में ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान की प्राप्ति कड़ी मेहनत से होगी, और मेहनत के साथ में हमें दृढ़ संकल्पित होकर रहना पड़ेगा। यदि ये हमारे पास में चार चीजें होगी, महान लक्ष्य, ज्ञान, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा लक्ष्य महान रखो और उस महान लक्ष्य के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति में रत रहो, लगातार उसमें लीन रहो, और उस लीन रहने के लिए आप कड़ी मेहनत करते रहो और दृढ़ संकल्पित रहो, तब जाकर आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे डिस्कशन पर। आज का जो पहला सवाल है वो है, भूप्रपट्टी के खनिजों में 87% खनिज कौन से पाए जाते हैं? मित्रों, जो भूप्रपट्टी है, ये भूप्रपट्टी किससे मिलकर बनी होती है? चट्टानों से। तो ये चट्टानें किससे मिलकर बनती है? विभिन्न प्रकार के खनिजों से। और ये खनिज किन से मिलकर बने होते हैं? रसायनों से। किन से मिलकर बने होते हैं? रसायनों से। रसायनों के मिलने से खनिज बनते हैं, खनिजों के मिलने से चट्टानें बनती हैं, और चट्टानों से के मिलने से भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। पृथ्वी पर मोटे तौर पर लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं। कितने खनिज पाए जाते हैं? 2000। लेकिन 2000 खनिजों में से 12 खनिज ऐसे हैं जिनको हम सामान्य चट्टान निर्माणकारी खनिज कह सकते हैं। तो ऐसे सामान्य खनिज जो चट्टानों के निर्माण में योगदान देते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 12, 12। ठीक है। और इन 12 खनिजों में जो रसायन है, ये मोटे मोटे तौर पर 8 ऐसे रसायन है जिनसे इन खनिजों का निर्माण होता है। तो भूप्रपट्टी के खनिजों में 87% कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्शियम, सिलिकेट, तांबा या सीसा? तो ये जो कैल्शियम है, ये ऑप्शन सही होगा, या सिलिकेट सही होगा, या तांबा सही होगा, या सीसा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो मित्रों, जो 87% खनिज है वो कैसे हैं? सिलिकेट। कौन से होते हैं? सिलिकेट। सिलिकेट में मुख्य रूप से सिलिका प्लस जो ऑक्सीजन होता है वो होता है, और जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है ऐसे खनिजों को सिलिकेट खनिज बोलते हैं। और सिलिकेट खनिज भूप्रपट्टी पर 87% भाग पर पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सिलिकेट। कैल्शियम जो होता है, इससे चूने का कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? चूने का कार्बोनेट। चूने का कार्बोनेट में कैल्शियम होता है, इसके साथ में जो ऑक्सीजन है ये भी होता है, प्लस कार्बन की मात्रा होती है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? चूने का कार्बोनेट बनाते हैं। तो यहाँ पर भूप्रपट्टी के खनिजों में 87% जो खनिज पाए जाते हैं वो कौन से? सिलिकेट खनिज होते हैं, जिनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट, प्राथमिक चट्टान किस चट्टान को कहा जाता है? मित्रों देखो, चट्टान 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है अवसादी चट्टान, और जो तीसरी होती है जिसको कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। तो ये जो आग्नेय चट्टान है, इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी से जो
ज्वालामुखी मिश्रित जो पदार्थ है जिसको मैग्मा कहते हैं, इस मैग्मा के जमाव से किसका निर्माण होता है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और अन्य जो चट्टानें हैं अवसादी और कायांतरी चट्टानें, वो इन्हीं मूल आग्नेय चट्टानों से उनका निर्माण होता है। इसलिए जो प्राथमिक चट्टान होती है वो कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरी चट्टान। कायांतरण होता है किसके कारण? तापमान के कारण या प्रेशर के कारण। आग्नेय, अवसादी या कायांतरी चट्टानें जब अपना रूप परिवर्तित कर लेती है तो उसको कायांतरी चट्टान कहते हैं। और जब अनाच्छादन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, अनाच्छादन का मतलब अपक्षय और अपवर्तन को संयुक्त रूप से अनाच्छादन बोलते हैं, और अनाच्छादन के परिणाम स्वरूप जो मलबे के निक्षेपण से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको अवसादी चट्टान कहते हैं। तो प्राथमिक चट्टान कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य सभी प्रकार की चट्टानों का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। नहीं, अन्य सभी प्रकार की चट्टानों का निर्माण कौन सी चट्टानों से होता है? आग्नेय चट्टान से। तो पहला कथन हो गया गलत। दूसरा, तरल मैग्मा जब पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो उसका गैसीय अंश वायुमंडल में विलीन हो जाता है। इस गैस रहित मैग्मा को क्या कहते हैं? लावा। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी के अंदर जब जमा होता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, और ये पृथ्वी के धरातल पर आता है तो उससे जो गैस निकल जाती है, तो गैस रहित जो मैग्मा होता है वो क्या कहलाता है? लावा। ये कथन सही है। तो कौन से कथन सही है? केवल फर्स्ट? नहीं, केवल सेकंड कथन है वो हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बेसाल्ट महीन कणों वाली बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। देखो, बेसाल्ट कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार की होती है। एक जो पृथ्वी के अंदर जमा होती है उसको अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान बोलते हैं, और जो पृथ्वी के धरातल पर आकर जमा होती है उसको बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है। तो जो बेसाल्ट है, पृथ्वी के धरातल पर जो ज्वालामुखी का जो मैग्मा आगे जमा हो जाता है, लावा जमा हो जाता है, तो उससे जो चट्टान बनती है वो कौन सी है? बेसाल्ट। ये कथन तो सही है कि बेसाल्ट कौन सी चट्टान है? बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है। अब जब पृथ्वी के धरातल पर आकर कोई मैग्मा जमेगा तो वो तीव्र गति से जम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या होता है? कम होता है। यदि वो मैग्मा पृथ्वी के धरातल के अंदर जमेगा तो उसको जमने में टाइम लगेगा। जो टाइम लगेगा तो इसका मतलब है कि उसमें क्रिस्टल बनने में पर्याप्त समय मिलेगा। क्रिस्टल बनने में पर्याप्त समय मिलने के परिणाम स्वरूप वहां पर जो क्रिस्टल है वो बड़े बनते हैं। कैसे बनते हैं? बड़े। जबकि पृथ्वी के धरातल पर जो क्रिस्टल बनेंगे वो कैसे बनेंगे? महीन कणों वाले। तो बेसाल्ट में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? महीन। तो बेसाल्ट महीन कणों वाली बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कथन सही है बिल्कुल। दूसरा, बेसाल्ट के शरण से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण होता है। बिल्कुल, आपने देखा होगा प्रायद्वीपीय भारत में जो दक्कन ट्रेप का क्षेत्र है, जो काली मिट्टी जिसको अपन रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, उसका निर्माण किसके परिणाम स्वरूप होता है? बेसाल्ट के परिणाम स्वरूप होता है। ये कथन भी सही है। तीसरा, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान में रवों का आकार बड़ा होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रवों का आकार, क्योंकि जो बाहर आके ठंडा होगा इसका मतलब तीव्र गति से ठंडा हो जाएगा। तीव्र गति से ठंडा होने के कारण वो कम समय में ठंडा होता है, इसलिए रवों का आकार बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है। महीन रवे होते हैं, छोटा आकार होता है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। फर्स्ट और सेकंड, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है डोलेराइट और माइका पेग्मेटाइट अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। डोलेराइट और माइका पेग्मेटाइट है वो कौन सी चट्टान है? अंतर्वेदी। अंतर्वेदी का मतलब जिनका जमाव पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। दूसरा, ग्रेनाइट पातालीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण। पातालीय आग्नेय चट्टान का मतलब जो और अधिक गहराई में यदि कोई आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। ये कथन। तीसरा है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में रवों का आकार छोटा होता है। देखो, मैंने कहा यदि पृथ्वी के धरातल पर आकर आग्नेय चट्टान बन रही है, इसका मतलब है कि तीव्र गति से वो ठंडा हो रही है। तीव्र गति से ठंडा हो रही है, इसका मतलब है कि वहां पर रवे नहीं बनेंगे, या बनेंगे तो छोटे आकार के बनेंगे। इसलिए जो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है उनमें रवों का आकार छोटा होता है, और जो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान होती है उनमें रवों का आकार बड़ा होता है। तो ये छोटा नहीं होगा, कैसा होगा? बड़ा होगा। तीसरा कथन गलत है। ग्रेनाइट पातालीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, अधिक गहराई में बनती है। ये कथन सही है। और डोलेराइट और माइका पेग्मेटाइट है वो भी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। तो फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन से कथन सही है? पहला और दूसरा, ए ऑप्शन
राइट होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान की विशेषता नहीं है? इसका मतलब 3 ऐसी विशेषताएं हैं जो आग्नेय चट्टान की है और एक विशेषता गलत होगी। ये चट्टानें परतदार होती है। देखो, आग्नेय चट्टान परतदार चट्टान नहीं होती, अवसादी चट्टानें होती है, वो परतदार चट्टानें होती है। कौन सी चट्टान परतदार होती है? अवसादी, क्योंकि उसमें समय समय पर विभिन्न प्रकार के अवसाद आकर जमा होते रहते हैं, तो एक परत बन गई, फिर थोड़ी देर बाद में या कुछ समय बाद में एक दूसरी निक्षेपित पदार्थों का मलबा आएगा, वो जमेगा तो दूसरी परत बनेगी, फिर उसके ऊपर तीसरी परत बनेगी। इस प्रकार अलग अलग परतें बन जाती है। किसमें? अवसादी चट्टानों में। आग्नेय चट्टान में अवसाद ये जो परतें हैं वो नहीं पाई जाती, इसलिए आग्नेय चट्टान की ये विशेषता नहीं है। वैसे उत्तर सही होगा। अगले ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती है। 2 कारण से आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होती है। पहला कारण, हो सकता है उस समय जीव की उत्पत्ति नहीं हुई हो जब आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ हो, क्योंकि आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान है, सबसे पहले बनने वाली चट्टान है, और जब सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और हो सकता है उस समय जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हुई हो, और यदि जीव उत्पन्न हो भी गए होंगे तो भी इन चट्टानों के निर्माण के समय तापमान इतना अधिक रहता है कि वो जीवाश्म है वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती है। बिल्कुल सही कहा है ये कथन। जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है उन्हें अम्लीय आग्नेय चट्टान। देखो, सिलिका जिनमें ज्यादा होता है ना, उनमें 2 बातें ध्यान रखनी, उनका हल्का रंग होगा, ठीक है, और नेचर होंगी एसिडिक नेचर होगी, उनकी अम्लीय चट्टानें होगी। और जिनमें सिलिका की मात्रा कम होगी उनका गहरा रंग होगा और वो क्षारीय चट्टानें होगी। कैसी होगी? क्षारीय। तो देखो, जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक उन्हें अम्लीय आग्नेय चट्टान कहते हैं, सही है। जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा कम होती है उन्हें क्षारीय आग्नेय चट्टान, ये कथन भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? ए, ये चट्टानें परतदार होती है। परतदार चट्टानें अवसादी होती है, आग्नेय नहीं होती, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ होगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी पिंड नहीं है? इसका मतलब 3 ऐसी चट्टानें हैं जो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी पिंड है और एक नहीं है। देखो, बैथोलिथ का बनता है। बैथोलिथ का निर्माण भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक डोम नुमा स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। लेकोलिथ, जिनको ये भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनता है, लेकोलिथ भी, ठीक है। डाइक पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस प्रकार की ऊर्ध्वाधर आकृति होती है, उसको डाइक बोलते हैं। और ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की सतह पर बनता है, बाहर बनता है, इसका मतलब है कि वो अंतर्वेदी नहीं है। कैसा है? बहिर्वेदी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी पर्वत है वो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानी पिंड है, न कि अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। बैथोलिथ, लेकोलिथ, डाइक, शीट, ये फेकोलिथ, ये जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जबकि ज्वालामुखी पर्वत है ये बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। छोटे आकार के बैथोलिथ को किस नाम से जाना जाता है? सिल, शीट, डाइक या स्टॉक, ठीक है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस प्रकार से जो क्षैतिज जो निक्षेपण होता है तो उससे सीट और सिल का निर्माण होता है, लंबवत होता है तो उससे डाइक का निर्माण होता है, जबकि ऐसे गुंबदनुमा आकृति होती है उसको बैथोलिथ बोलते हैं, और इसी का छोटा रूप होता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, छोटे आकार के बैथोलिथ को स्ट्रोक कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग 3/4 भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। ये जो पृथ्वी है इसका जो स्थल मंडल है इसका 3/4 भाग, 3/4 भाग कौन सी चट्टानों से बना हुआ है? अवसादी चट्टानों से। बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर जो अपर्दन के जो कारक होते हैं वो मलबे को निक्षेपित करके निक्षेपण का कार्य करते रहते हैं और उनका जमा होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो अधिकतर भाग में जो अपर्दन के कारक है वो प्रभावी रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अवसादी चट्टानों से जो हमारे पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी है, जो स्थल मंडल का ऊपरी भाग है वो ढका हुआ है। तो वो कितना भाग ढका हुआ है? 75% के आसपास, लगभग 3/4 भाग। तो पहला कथन सही है। दूसरा, अवसादी चट्टानों का आयतन है, देखो क्षेत्रफल में अधिक भाग पर फैले हुए, लेकिन जो आयतन है, आयतन का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई,
जिसे हम आयतन कहते हैं, वो आयतन में अवसादी चट्टानों की जो भाग है, जो प्रतिशत है, वो बिल्कुल कम पाया जाता है और वो कितना है, 5% है। तो अवसादी चट्टानों का आयतन भूपर्वृत्ति के पूरे आयतन में कितना है, 5%। तो दोनों कथन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार तो देखें तो 3/4 भाग पर, ठीक है, लेकिन भूपर्वृत्ति का जो टोटल आयतन है उसमें इसका हिस्सा केवल कितना है, 5% ही है। लोएस अवसादी चट्टान का निर्माण किस कारक के द्वारा हुआ है, बहता हुआ जल, हिमानी, पवन या भूमिगत जल। तो देखो, बहता हुआ जल के कारण लोएस नहीं बना है, न हिमानी के कारण बना है, न भूमिगत जल के कारण बना है, पवनों के कारण बना हुआ है। और आपने सुना होगा चीन में लोएस का मैदान है जिसका निर्माण शुष्क क्षेत्रों में, देखो पवन का जो अपर्दन कारक होता है वो अधिक प्रभावी होता है, और पवन के परिणाम स्वरूप जो मलबा उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर निक्षेपित कर दिया जाता है, तो जो चट्टानें बनती है उनको लोएस अवसादी चट्टान कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, लोएस का संबंध किससे है, पवन से। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अवसादी चट्टानों का नहीं है। इसका मतलब 3 ऐसी चट्टानें हैं जो अवसादी चट्टानें है और एक चट्टान होगी अवसादी चट्टान नहीं होगी। देखो, कांग्लोमरेट क्या होता है, कांग्लोमरेट होता है सागर का जो तट होता है या जो नदी का जो तल होता है, उस तल पर जो गोल चिकने रोड़े होते हैं, जो गाद के द्वारा या मिट्टी के द्वारा आपस में मजबूती से बंधे होते हैं, उनको कांग्लोमरेट कहते हैं। ब्रेसिया क्या होते हैं, ब्रेसिया कोणाकार आकृति होती है, मतलब ये तीखे इस टाइप से, यूं कह सकते हैं। इस प्रकार के जो चट्टानें होती है वो ब्रेसिया कहलाती है, ठीक। तो कांग्लोमरेट और ब्रेसिया दोनों अवसादी चट्टानें हैं, अवसादों के निक्षेपण से ही बनी हुई है। चूना पत्थर और कोयला, कोयला तो अपन ने सुना होगा कि भाई हजारों करोड़ों वर्ष पहले वनस्पति के जमीन में दबने से किसका निर्माण हुआ, कोयले का। तो कोयला भी एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। जबकि ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट हमने पढ़ा था पातालीय, अंतर्वेदी, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रेनाइट है वो अवसादी चट्टानों का उदाहरण नहीं है, ठीक है। कांग्लोमरेट, ब्रेसिया और चूना पत्थर और कोयला, ये तीनों अवसादी चट्टानों के उदाहरण है, जबकि ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक विधि से बनी अवसादी चट्टान नहीं है। देखो, अवसादी चट्टानें, कुछ अवसादी चट्टानें वो जो यांत्रिक विधि से बनती है। कौन सी विधि से बनती है, यांत्रिक विधि से, जैसे कांग्लोमरेट, ब्रेसिया, ये यांत्रिक विधि से बनती है। कुछ ऐसी चट्टानें होती है जिनका निर्माण जैविक विधि से होता है। कौन सी विधि से, जैविक विधि से, जैसे कोयला, खनिज तेल, ये किन से बनते हैं, जैविक विधि से। जबकि कुछ ऐसी अवसादी चट्टानें होती है जिनका निर्माण होता है रासायनिक विधि से। कौन सी विधि से, रासायनिक विधि से, जिनमें सेंधा नमक, सोरा, जिप्सम, ये रासायनिक विधि से बनते हैं। तो रासायनिक विधि से बनी अवसादी चट्टान नहीं है। सेंधा नमक रासायनिक विधि से, जिप्सम रासायनिक विधि से, सोरा रासायनिक विधि से, जबकि कांग्लोमरेट यांत्रिक विधि से बनी हुई है। तो रासायनिक विधि से बनी अवसादी चट्टान नहीं है। ये तीनों तो रासायनिक विधि से निर्मित है, जबकि कांग्लोमरेट है वो यांत्रिक विधि से निर्मित है, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका कांग्लोमरेट। नेक्स्ट सवाल, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है किससे, ज्वालामुखी लावा के जमाव से। नहीं, ज्वालामुखी लावा के जमाव से कौन सी चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टान। अवसादों के जमाव से कौन सी चट्टान बनती है, अवसादी चट्टान। ताप और दाब से क्या होता है, रूपांतरण, और उस रूपांतरण के परिणाम स्वरूप जो चट्टानें बनती है उनको रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ताप और दाब। चलते हैं बिना समय का वेस्ट किए नेक्स्ट सवाल की तरफ। मिलान कीजिए, मूल चट्टान से कौन सी चट्टानें बनी हुई है। तो रूपांतरण के दौरान कौन सी चट्टानें हैं वो इन मूल चट्टानों से बनी हुई है, ये देखना है। तो ग्रेनाइट जो मूल चट्टान है, ग्रेनाइट से ग्रेनाइट पर ताप और दाब के परिणाम स्वरूप जो रूपांतरण होता है उससे क्या बनता है, नाइस। सुना होगा आपने, ग्रेनाइट से क्या बनता है, नाइस।
जबकि सेल से क्या बनता है, सेल से बनता है सिस्ट। बलुआ पत्थर से क्या बनता है, बलुआ पत्थर से बनता है क्वार्टजाइट। और चूने के पत्थर से क्या बनता है, संगमरमर। तो देखो ए का क्या है, थर्ड, ए का थर्ड दो ऑप्शन में, बी का फोर, बी का फोर एक ही ऑप्शन में, सी का सेकंड, सी का सेकंड मतलब थर्ड का सेकंड, और फोर्थ का फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब याद रखना, ग्रेनाइट का रूपांतरण होगा तो क्या बनेगी, नाइस। सेल का रूपांतरण होगा तो क्या बनेगी, सिस्ट। बलुआ पत्थर का रूपांतरण होगा तो क्या बनेगी, क्वार्टजाइट। और जो चूने का पत्थर है उसके रूपांतरण के परिणाम स्वरूप क्या बनेगी, संगमरमर। संगमरमर से क्या बना हुआ है, ताजमहल। कहाँ है ताजमहल, आगरा में। तो ग्रेनाइट और जो ये नाइस है ना, इनका प्रयोग होता है अपने जो इमारत बनाते हैं, घर बनाते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो चूने का पत्थर से क्या किसका निर्माण हुआ, संगमरमर का। बलुआ पत्थर से किसका निर्माण हुआ, क्वार्टजाइट का। सेल से किसका निर्माण हुआ, सिस्ट का। और ग्रेनाइट से किसका निर्माण हुआ, नाइस का। ये रूपांतरित चट्टान है और ये मूल चट्टान है, तो इनको मिलान करना था। ऑप्शन सही है सी। नेक्स्ट सवाल की तरफ। दिल्ली का लाल किला किस चट्टान से बना है, देखो चूने पत्थर से, बलुए पत्थर से, संगमरमर से या क्वार्टजाइट से। संगमरमर से तो क्या बना हुआ है, ताजमहल। जो दिल्ली का लाल किला बना हुआ है उसका सही उत्तर होगा बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर से क्या बना हुआ है, दिल्ली का लाल किला। ये याद रखना है आपको कि जो दिल्ली का लाल किला बना हुआ है ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तापमान के प्रभाव से स्लेट स्लेट का रूपांतरण किस रूप में होता है। जो स्लेट है, स्लेट वापस यदि 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखा जाए, देखो सेल से क्या बनी, स्लेट, ठीक है। और स्लेट पर यदि 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाए तो जो रूपांतरण होगा वो किस रूप में होगा, नाइस में। देखो नाइस में तो किसका होता है, ग्रेनाइट किस में रूपांतरित होती है, नाइस में। बलुआ पत्थर किस में रूपांतरित होता है, क्वार्टजाइट में, ठीक है। ये जो फाइलाइट है, ये फाइलाइट, ठीक है ना। तो जब स्लेट को 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखते हैं तो क्या बनता है, हाईलाइट। याद रखना, स्लेट को 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के प्रभाव में रखेंगे तो स्लेट है वो रूपांतरित होकर किस में परिवर्तित हो जाएगी, स्लेट में। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट सवाल। बिलियर्ड्स की मेज बनाने में किसकी पट्टियों का प्रयोग होता है। देखो बिलियर्ड्स जो गेम होता है, जो खेल होता है, उस खेल में जो मेज होती है उस मेज के ऊपर वो खेला जाता है। तो उस मेज की जो पट्टियां बनी होती है वो पट्टियां किसकी बनी हुई होती है, सेल की या स्लेट की या नाइस की या सिस्ट की। तो मित्रों जो बिलियर्ड्स की मेज होती है उसकी जो मेज है उसकी पट्टियां हैं वो स्लेट की बनी हुई है। ये याद रखना, सीधा सा ये फैक्ट है कि बिलियर्ड्स की मेज बनाने में स्लेट की पट्टियों का प्रयोग होता है। स्लेट कौन सा, वही जो बच्चों की तख्तियां होती है ना, पढ़ने में काम होती है, इन्हीं तख्तियों को जो स्लेट कहते हैं, इन्हीं स्लेट इनकी स्लेट की जो मोटी मोटी पट्टियां होती है उनसे बिलियर्ड्स की मेज बनाई जाती है। धातु गलाने की घड़ियां बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, स्लेट का, सेल का, नाइस का या ग्रेफाइट का। देखो जो ग्रेफाइट होता है ना, ये किस में प्रयोग होता है, पेंसिल होती है ना, पेंसिल में किसका प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट किससे बनता है, जब कोयले का रूपांतरण होता है तो क्या बनता है, ग्रेफाइट। और इसी ग्रेफाइट से पेंसिल भी बनती है और धातु गलाने की घड़ियां हैं वही ग्रेफाइट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, ग्रेफाइट से बनाई जाती है। स्लेट से क्या बनाया जाता है, अभी मैंने कहा था बिलियर्ड्स के मेज बनाने में काम आती है, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट से, ग्रेनाइट नहीं है याद रखना, ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट से पेंसिल और धातु गलाने की घड़ियां बनाई जाती है। नेक्स्ट।
भूगर्भ का एक गर्म चिपचिपा तरल पदार्थ किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो ऐसा माना जाता है कि वो तब तक गर्म एक गोला था, उसके ठंडा होने से, घनीभवन से और शीतलीकरण से पृथ्वी का निर्माण हुआ, और इस पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो गर्म चिपचिपा तरल पदार्थ बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो पृथ्वी का भूगर्भ का अंदर है उसको क्या बोलेंगे हम? मैग्मा बोलेंगे। और जब ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है तो उसको बोलते हैं लावा। तो लावा कहाँ है? धरातल पर। अंदर क्या है? ये मैग्मा। तो भूगर्भ का गर्म और चिपचिपा तरल पदार्थ जो भूगर्भ का है तो मैग्मा, और पृथ्वी के धरातल का है तो लावा। तो भूगर्भ का गर्म और चिपचिपा तरल पदार्थ क्या कहलाएगा? मैग्मा। नेक्स्ट, भूप्रपट्टी के अंदर पथभ्रष्ट ज्वालामुखी उद्गार किस नाम से जाना जाता है? देखो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस प्रकार से घुमननुमा शिला करती है तो वो क्या कहलाएगी? बैथोलिथ। इस प्रकार से जमी हुई है तो वो सील, ऐसे जमी हुई है तो डाइक। और जो ज्वालामुखी उद्गार है, लेकिन वो ज्वालामुखी उद्गार यदि दो परतों के बीच में जाकर कहीं पर भी ये मैग्मा जम जाता है, ठीक है ना, तो इस मैग्मा को पथ भ्रष्ट ज्वालामुखी कहते हैं, जो लेकोलिथ कहलाता है। क्या कहलाता है? लेकोलिथ। तो भूप्रपट्टी के अंदर पथ भ्रष्ट ज्वालामुखी उद्गार को क्या कहा जाता है? लेकोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकोलिथ। बैथोलिथ तो गुंबदनुमा संरचना है। आपसे पूछ ले पथ भ्रष्ट ज्वालामुखी उद्गार कौन सा है, तो लेकोलिथ है। सही ऑप्शन क्या होगा? लेकोलिथ। डाई क्या होता है? ऊर्ध्वाधर जो जमाव होता है वो। सिल क्या होता है? क्षैतिज जमाव होता है वो, ठीक है। तो भूप्रपट्टी के अंदर पथ भ्रष्ट ज्वालामुखी कौन सा है? लेकोलिथ। नेक्स्ट, दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ? देखो दक्कन का जो ट्रैप है, मैंने कहा था दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन के निक्षेपण से जिस क्षेत्र का निर्माण हुआ उसको दक्कन ट्रैप बोलते हैं। और ये दक्कन ट्रैप दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से, ज्वालामुखी निसरण से क्या पदार्थ बाहर निकलता है? बेसाल्ट। तो जो निःसृत पदार्थ है बेसाल्ट, और इसी बेसाल्ट से किसका निर्माण हुआ? दक्कन ट्रैप का। और उसी दक्कन ट्रैप के शरण से जो मिट्टी बनी उसको रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी कहते हैं, जो कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो दक्कन ट्रैप किससे बना हुआ है? बेसाल्ट के जमाव से। बेसाल्ट मतलब ज्वालामुखी उद्भेदन से जो पदार्थ बाहर निकलेगा उसको बेसाल्ट बोलेंगे, जो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है। और इसी बेसाल्ट के जमाव से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चमक रहित होता है? देखो खनिज दो प्रकार के होते हैं जिनमें चमक होती है, वो तो होते हैं धात्विक खनिज। कौन से होते हैं? धात्विक। इसका मतलब है कि यदि उन पर प्रकाश डाला जाएगा तो प्रकाश की किरणें हैं वो प्रतिबिंबित होगी, ठीक है। और जो चमक रहित होते हैं, चमक रहित, इनको बोलते हैं अधात्विक। क्या बोलते हैं? अधात्विक खनिज, ठीक है। अधात्विक। और धात्विक कौन से हैं? जैसे सोना है, तांबा है, सीसा जस्ता है, ये सारे क्या है? धात्विक खनिज है, इनमें चमक पाई जाती है। जबकि जिप्सम है वो किसका उदाहरण है? अभ्रक है, जिप्सम है। ये जिप्सम किसका उदाहरण है? अधात्विक का उदाहरण है। तो तांबा, सीसा और सोना ये तो हो गए चमक वाले, मतलब धात्विक। और चमक रहित है वो है जिप्सम। तो सही ऑप्शन होगा हमारा कि कौन सा खनिज चमक रहित है, तो जिप्सम इन चारों में चमक रहित है। अगला सवाल, अवसादी चट्टानों के संगठन के संदर्भ में मिलान करना है। देखो अवसादी चट्टान होती है ना, अवसादी चट्टान, इस चट्टान में सबसे अधिक मात्रा में जो होता है वो पाया जाता है शेल। क्या पाया जाता है? शेल, जिसकी मात्रा होती है 80%। 2 नंबर पर जो होता है वो होता है बलुआ पत्थर। क्या होता है? बलुआ पत्थर, जिसकी मात्रा होती है 12%। कितनी होती है?
12%। और 3 नंबर पर होता है वो है चूना पत्थर। तीसरे नंबर पे चूना पत्थर है जिसकी मात्रा होती है 8%। तो औसधि चट्टानों का जो निर्माण होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी है? शेल की, फिर बलुआ पत्थर की, फिर चूना पत्थर की। शेल 80%, बलुआ पत्थर 12% और चूना होता है वो होता है 8%। तो देखो चूना पत्थर कितना है? 8, बलुआ पत्थर 12, शेल 80%। ए का सेकंड, ए का सेकंड, 2 का फर्स्ट, 3 का तीन, डी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। तो औषधि चट्टानों के संगठन से आपसे सवाल आ जाए तो संगठन में कौन कौन चीज होती है? शेल, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। शेल की मात्रा 80%, चूना पत्थर की मात्रा 8% और बलुआ पत्थर की मात्रा होती है वो होती है 12%। ये तीनों याद रखना। नेक्स्ट, सूक्ष्म समुद्री जीवों के सड़ने से किसका निर्माण होता है? देखो सूक्ष्म समुद्री जीवों के सड़ने से, देखो वनस्पतियों के जड़ने से, जो सड़ने से जो जिसका निर्माण होता है वो होता है कोयला। तो ये तो होता है कोयले का निर्माण वनस्पतियों के सड़ने से होता है, जबकि खनिज तेल का निर्माण होता है वो होता है सूक्ष्म समुद्री जीवों के सड़ने से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, खनिज तेल का निर्माण है वो सूक्ष्म समुद्री जीवों के सड़ने से होता है। अगला सवाल, गहराई के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर चट्टानों की अवस्थिति को क्रमबद्ध कीजिए। तो ये 0 किलोमीटर है, 8, 16, जब हम इनको गहराई के अनुसार बांटते हैं तो सबसे ऊपर जो सेल आती है, चट्टान आती है, वो होती है सेल। सेल के बाद में स्लेट। ये 8-10 किलोमीटर तक सेल और स्लेट पाए जाते हैं। जो चट्टानें होती है उनको यदि अपन और गहराई में देखते जाएं तो सबसे ऊपर सेल पाई जाती है, सेल के बाद में स्लेट पाई जाती है, स्लेट के बाद में फिर 16 से 24 किलोमीटर के आसपास ये जो भाग है यहाँ पर सिस्ट पाई जाती है। और अधिक गहराई में जाएंगे अपन 30-32 किलोमीटर के आसपास तो वहाँ पाई जाती है नाइस। और सबसे अधिक गहराई में जो पाई जाती है वो कौन सी चट्टान होती है? ग्रेनाइट। तो देखो सबसे ऊपर सेल, फिर स्लेट, स्लेट के बाद में सिस्ट, सिस्ट के बाद में नाइस, नाइस के बाद में ग्रेनाइट। याद रखना इधर किलोमीटर में गहराई दे रखी है 0, 8, 16, 24, 32, 40 और 48 किलोमीटर। तो 0 से 48 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो वहां हमें सबसे ऊपर सेल देखने को मिलता है। कौन सी चट्टान देखने को मिलती है? सेल। सेल के बाद में स्लेट, स्लेट के बाद में सिस्ट, सिस्ट के बाद नाइस और फिर ग्रेनाइट। तो देखो गहराई के अनुसार ऊपर से नीचे क्रम देखो, सबसे ऊपर सेल, सेल एक ही ऑप्शन में है, सेल के बाद में स्लेट है, स्लेट के बाद में सिस्ट है, सिस्ट के बाद में नाइस है, नाइस के बाद में ग्रेनाइट है। तो ये हमारा जो पहला कथन है, पहला ऑप्शन है, ये हो जाएगा राइट। तो ये होते हमारे आज जो हमने टॉपिक पढ़ा रॉक वाला, शेल का, शेल है, इनमें से जो लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए या आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैंने बड़ी मेहनत से ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों में से जो सवाल परीक्षा में आने लायक थे उनका निर्माण करके आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। इसी प्रकार ये जो सीरीज है वो आगे चलती रहेगी। और मित्रों यदि आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो भी, यदि आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो भी, और यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तो भी आपके लिए ये जो गुरु शिखर एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये समय समय पर इसी प्रकार के एमसीक्यूज तथा हमारा अभी बहुत जल्दी एक ऐप लॉन्च होने जा रहा है जो आपको जीएस एकेडमी नाम से मिल जाएगा। तो आप जीएस एकेडमी नाम से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो जहां पर आपको इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा, ये वाला लोगो वाला ऐप है। बहुत जल्दी हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज और असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर और लैब असिस्टेंट के लिए, तीनों के लिए टेस्ट सीरीज और तीनों के लिए कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी वहाँ पर भी आप
जो जीएस एकेडमी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा जो मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा वहां तक आप एक्सेस पा सकते हैं। इसके अलावा हमारी ये सीरीज यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क चलती ही रहेगी। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे और आप अपना जो लक्ष्य तैयार कर रखा है, यदि आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हो या स्कूल लेक्चरर बनना चाह रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप और हम सब मिलकर और इस एग्जाम को फाइट करेंगे और एक दिन जरूर विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।